हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ BPSC 107 सब्जेक्ट कोड, जिसका टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज मैं आपके साथ BPSC 107 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो 5 ईयर्स PYQ से लिए गए हैं। इग्नो जून दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और बच्चों, अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप प्रेम सर को इंस्टा पर टेक्स्ट कर कर उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का सब्जेक्ट कोड एंड टाइटल तो मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज का हमारा कोड रहने वाला है BPSC 107 एंड इसका टाइटल रहेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर एंड स्कोप्स एक्सप्लेन कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. It helps us understand how countries cooperate, compete, and solve global problems. International relation includes political, economic, social, cultural, and security issues at the international level. तो बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी है, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ कंट्रीज़ कोऑपरेट, कम्पीट एंड सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स. इंटरनेशनल रिलेशंस हमें हेल्प करता है समझाने में कि कैसे कंट्री कोऑपरेट करती है, कैसे कम्पीट करती है और कैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्लूड्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड सिक्योरिटी इशू एट द इंटरनेशनल लेवल्स. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ इंक्लूड है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रहते हैं. The nature of international relations is dynamic because relation between countries keep changing according to world events. It studies both conflict and cooperation among nations. It also examines the role of organizations like the United Nations, WTO and IMF. तो बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशंस also examines the role of United Nations, World Trade Organizations and International Monetary Fund. तो बच्चों, अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को डिस्कस करते हैं. स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसका फर्स्ट स्कोप होगा स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. सेकंड है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. इसका थर्ड स्कोप होगा स्टडी ऑफ इश्यूज लाइक वॉर, पीस, ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स. In today's interconnected world, international relations has become very important because countries depend on each other for trade, security and development. Therefore, it helps us understand world politics and international affairs in better way. तो बच्चों, आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस has become very important because सब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए. तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमें हेल्प करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स
एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को समझाने में। तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। International relations developed as a separate academic discipline after the First World War. Before that, international affairs were mainly studied as part of history, political science, and law. The destruction caused by the First World War created a need to study the causes of war and ways to maintain peace. In 1919, the first Department of International Relations was established in Wales, which marked the beginning of international relations as an independent subject. तो बच्चों, in 1919 इंटरनेशनल रिलेशंस का फर्स्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था वेल्स में। During the interwar period, scholars focused on peace and cooperation. After the Second World War, realism became popular because it emphasized power and national interest. Second World War के बाद realism बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था because it emphasized power and national interest. तो बच्चों, important stages in the evolution of international relations. फर्स्ट है emergence after the first world war. सेकंड है growth of realism after the second world war. थर्ड है development of new theories like liberalism, neorealism, feminism and constructivism. Today, international relations is a broad discipline that studies global politics, security, economics, and diplomacy and international cooperation. तो बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, What is realism? Explain its main arguments. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रियलिज्म क्या है और इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। Realism is one of the most important theories of international relations. It believes that the international system is based on power and national interest. According to realists, there is no world government above states, so every country must protect its own interest and security. Realism इंटरनेशनल रिलेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसे बिलीव है कि इंटरनेशनल सिस्टम पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट पर ही बेस है। रियलिज्म argues that states are the main actors in world politics. Countries try to increase their power because they cannot fully trust other countries. Therefore, competition and conflict are common in international relations. Main arguments of realism. तो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा, states are the most important actors in world politics. Second, national interests and security are the main goals of every state. Power plays a central role in international relations. Realists believe that peace can be maintained only through a balance of power. Thus, realism explains why countries focus heavily on military strength, security, and national interests. Then हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, What are the basic differences between realism and neorealism? इस क्वेश्चन में हमें रियलिज्म एंड नियोरियलिज्म के बेसिक डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने होंगे। रियलिज्म एंड नियोरियलिज्म आर इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशंस की इम्पॉर्टेंट थ्योरी है।
Both emphasize power and security, but they explain international politics different. Realism focuses on human nature. ये याद रखिएगा कि realism focuses on human nature. It believes that leaders and stages naturally seek power because human beings are selfish and ambitious. Neorealism developed by Kenneth Waltz. तो बच्चों रियलिज्म जो है वो केनेथ वॉल्ट्स द्वारा डेवलप किया गया था. फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम रेदर देन ह्यूमन नेचर. According to neorealism, the absence of a world government creates an anarchic system, forcing states to compete for survival and security. Difference between realism and neorealism. Realism focuses on human nature, neorealism focuses on international structure. तो बच्चों इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि रियलिज्म फोकसेस ऑन ह्यूमन नेचर और नियोरियलिज्म फोकसेस ऑन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर. Then realism explains power politics through human behavior. Neorealism explains it through the anarchic system. Neorealism is more systematic and scientific in approach. Although both theories stress power and security, neorealism gives greater importance to the international system. Then हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है explain neoliberalism as a theory of international relations and highlight aspects of neoliberal institutions. Neoliberalism is a theory of international relations that emphasize cooperation among countries. इस लाइन को बच्चों याद रखिएगा. Neoliberalism is a theory of international relations that emphasizes cooperation among countries. It argues that even in anarchic world, states can work together for mutual benefits. Unlike realism, neoliberalism believes that conflict is not avoidable. Neoliberals argue that international institutions help countries cooperate by creating rules, reducing misunderstandings, and encouraging peaceful relations. These institutions promote trade, development, and stability in the world. Then है main aspects of neoliberal institutions. First, encourage cooperation among states, create international rules and norms, helps solve global problems through collective actions. Explain examples of neoliberal institutions include the United Nations, World Trade Organizations, and International Monetary Fund. These organizations helps countries coordinate policies and maintain international peace and development. According to neoliberalism, cooperation and institutions plays an important role in achieving global peace and prosperity. Then हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डिस्क्राइब कीजिए. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा डेवलप की गई थी. इट एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ ऑर्गेनाइज्ड. ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड हुई, कैसे आई.
एंड हाउ रिच एंड पुअर कंट्रीज आर कनेक्टेड, कैसे रिच एंड पुअर कंट्रीज कनेक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वर्ल्ड शुड बी स्टडीड एज वन इकोनॉमिक सिस्टम rather than separate countries. Wallerstein divided countries into three categories. Wallerstein ने countries को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था. फर्स्ट कोर, सेकंड सेमी पेरीफेरी, थर्ड पेरीफेरी. Core countries are rich and developed. They control technology, industries, and trade. Periphery countries are poor and mainly provide raw materials and cheap labor. Semi-periphery countries are in between these two groups. Main features of world system theory. तो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मेन फीचर्स रहेंगे. फर्स्ट है द वर्ल्ड फंक्शंस एज अ सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम. कोर कंट्रीज बेनिफिट मोर फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड. थर्ड है पुअर कंट्रीज ऑफन रिमेन डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज. The theory argues that economic inequality exists because developed countries gain more benefits from the international economic system. It helps us understand global development and economic relation among nations. Then हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस. How could it be made more effective? The United Nations organizations was established in 1945 after the Second World War. तो बच्चों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश की गई थी. इट्स मेन एम इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज. The UNO has achieved many successes. It has helped prevent large-scale wars, promoted human rights, supports development programs, and provided humanitarian assistance in many regions. It has also played an important role in peacekeeping operations. इसका important role रहा गया है peacekeeping operations में भी. However, the UNO has some limitations. It has often failed to stop conflicts in different parts of the world. The veto power of permanent members of the Security Council sometimes prevents effective decision making. Ways to make UNO more effective. कि हम UNO को more effective कैसे कर सकते हैं? Reform the Security Council. Reduce misuse of veto power, increase representation of developing countries. If necessary reforms are introduced, the UNO can become more democratic, efficient, and capable of addressing global challenges. Then हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा Explain the objectives of United Nations and the role of its principal organs. The United Nations was established in 1945 to maintain peace and cooperation among nations. तो बच्चों यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में to maintain peace and cooperation among nations. It works to promote friendly relations, human rights, development and international security. The main objectives of the UNO is to prevent wars and solve disputes peacefully. It also encourages economic and social progress and helps countries work together on global issues. Principals organs of the UNO. तो ये है principal organs of the UNO. General Assembly discusses the important international issues. Security Council
maintains international peace and security, International Court of Justice settles legal disputes between countries. Other important organs include the Economic and Social Council, Secretariat, and Trusteeship Council. Together, these organs help the UNO achieve its goals and maintain global cooperation. Then, हमारा 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पावर्स एंड फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं. The UN Security Council is the most powerful organ of the United Nations. It is responsible for maintaining international peace and security. It consists of 15 members, including 5 permanent members with veto power. The Security Council investigates international disputes and takes action to prevent conflicts. It can impose sanctions on countries that threaten peace and can also authorize military actions when necessary. मेन पावर्स एंड फंक्शंस. ये मेन पावर्स एंड फंक्शंस है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, impose economic and political sanctions, approve peacekeeping missions, and military actions. The Security Council plays an important role in managing international crises. However, the veto power of permanent members is often criticized because it can block important decisions. Then हमारा 10th क्वेश्चन है India has been demanding reforms of the UN system. Explain the major concern of India. इसमें हमें इंडिया के मेजर कंसर्न्स एक्सप्लेन करने हैं. India believes that the United Nations should be reformed to reflect present-day global realities. The current UN structure, especially the Security Council, was created after the Second World War and does not adequately represent developing countries. India argues that many emerging powers have an important role in world affairs but do not have enough representation in decision-making bodies. India has also demanded a permanent seat in the Security Council because of its large population, economic growth, and contribution. UN peacekeeping missions. मेजर कंसर्न्स ऑफ इंडिया. तो बच्चों ये हमारे मेजर कंसर्न्स आ गए. एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, better representation of developing countries, more democratic and transparent decision making. तो ये आपको मेजर कंसर्न्स तो याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में. India believes that UN reforms will improve its effectiveness and make the organization more representative of the modern world. देन हमारा 11th क्वेश्चन है हाउ डिड द कोल्ड वॉर स्टार्ट. कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी. एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के डिफरेंट फेसेस को भी एक्सप्लेन कीजिए. द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रिवेलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स. कोल्ड वॉर वो पीरियड है जो पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रिवेलरी के बीच में आया था यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए एंड द सोवियत यूनियन USSR after the Second World War. It is called a Cold War because the two superpowers did not fight each other directly. The Cold War began due to differences between capitalism, supported by the USA, and communism, supported by the USSR. Mutual distrust, military competition, and the struggle for global influence increased tensions between them.
देन हमारे मेन फेसेस ऑफ द कोल्ड वॉर, ये हमारे मेन फेसेस ऑफ द कोल्ड वॉर रहेंगे। अर्ली कोल्ड वॉर जो कि 1945-1962 के बीच हुई थी, ग्रोइंग टेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। पीरियड ऑफ डिटेंट जो 1962 से 1979 के बीच हुआ था, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस एंड इम्प्रूव रिलेशंस। देन न्यू कोल्ड वर्ल्ड वॉर 1979 to 1991, renewed rivalry leading to collapse of the USSR. So the Cold War shaped international politics for several decades and influenced many conflicts around the world. Then हमारा 12th क्वेश्चन है, डिस्कस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, हाउ डिड इट अफेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन में हमें कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुई थी उसके बारे में डिस्कस करना है, और हाउ डिड इट अफेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और कोल्ड वॉर ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट किया था। सो द कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991। कोल्ड वॉर थी वो 1991 में एंड हुई थी with the collapse of the Soviet Union. Several factors contributed to its end, including economic problems in the USSR, political reforms by Mikhail Gorbachev, and increasing pressure from Western countries. Gorbachev introduced reforms such as glasnost and पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट जिसे ओपननेस भी कहा जाता है, एंड पेरेस्ट्रोइका जिसे रिस्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है, विच वीकेंड द सोवियत सिस्टम। एज अ रिजल्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन ईस्टर्न यूरोप कोलैप्स्ड एंड द सोवियत यूनियन इवेंचुअली डिसॉल्व्ड। इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो बच्चों, अभी हमारे इफेक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पड़े। एंड ऑफ द बिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, emergence of the USA as the dominant power, increase in globalization and international cooperation. The end of the Cold War changed global politics significantly. Cold War ने global politics को change कर दिया था जब ये ख़त्म हुई थी, and created new opportunities as well as new challenges in international relations. फिर इसने new opportunities और new challenges भी क्रिएट किए इंटरनेशनल रिलेशंस में। देन हमारा 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाटो एंड वार्सो पैक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नाटो एंड वार्सो पैक्ट का रोल एक्सप्लेन करना है कोल्ड वॉर के चलते। डू यू थिंक नाटो शुड बी डिस्बैंडेड? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नाटो एंड द वार्सो पैक्ट वर टू मेजर मिलिट्री अलायंसेस. NATO was formed in 1949. NATO 1949 में बनाया गया था by the USA and its allies, while the Warsaw Pact was established in 1955. जो Warsaw Pact था वो 1955 में established किया गया by the Soviet Union and its allies. Both alliances were created for collective security. दोनों ही alliances collective security के लिए बनाई गई थी. They aimed to protect their member countries and maintain a balance of power. These organizations played a major role in increasing military competition between the two blocs. Then, role during the Cold War. First, provided military security to member states. Then, increased the balance of power between East and West, influenced international politics and security policies. Many people believe NATO should continue because it helped maintain security and stability. Others argue that it should be reformed because the Cold War has ended. Therefore, opinions differ on whatever NATO should be disbanded. Then हमारा 14th क्वेश्चन है, describe the causes of the rise of fascism and Nazism.
इस क्वेश्चन में हमें फैसिज्म एंड नेजिज्म के कॉजेस को डिस्क्राइब करना है। सो बच्चों, फैसिज्म इन इटली एंड नेजिज्म इन जर्मनी एमर्ज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फैसिज्म इटली में एंड नेजिज्म जर्मनी में एमर्ज किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन created condition for the rise of these ideologies. In Germany, the harsh terms of the Treaty of Versailles caused economic hardship and national humiliation. Adolf Hitler used these feelings to gain support. In Italy, Benito Mussolini promised to restore national pride and stability. Then, major causes of their rise. First, economic depression and unemployment, political instability and weak governments, nationalism and dissatisfaction after the First World War. Both fascism and Nazism promoted dictatorship, militarism, and extreme nationalism. These ideologies eventually contributed to the outbreak of the Second World War. Then हमारा 15th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेजर कॉजेस एक्सप्लेन करने हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी एंड बिकेम वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिस्ट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हुई थी, जिसके कारण ये डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स माना गया पूरी हिस्ट्री में। Several political and economic factors were responsible for its outbreak. One major cause, the Treaty of Versailles, which imposed harsh conditions on Germany after the First World War. Economic depressions and unemployment further increased dissatisfaction. The rise of aggressive leaders such as Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Japanese militarists also contribute to the war. Major causes of the Second World War. Second World War के major causes. First, harsh provisions of the Treaty of Versailles. Second, rise of fascism, Nazism, and militarism. Failure of the League of Nations to maintain peace. Germany invasion of Poland in 1939 finally triggered the war. The conflict affected almost every part of the world and led to major political changes. Then, बच्चों जो अभी हमने पढ़े वो थे लॉन्ग आंसर। उसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे, उसमें हमें लॉन्ग आंसर्स देने थे। अब हमारे पास आए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमें एक टॉपिक दिया जाएगा और उससे हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट है नियो रियलिज्म। इसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी पढ़ा। नियो रियलिज्म ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर रियलिज्म। नियो रियलिज्म को स्ट्रक्चर रियलिज्म से भी जाना जाता है, जो कि केनेथ वॉल्ट्स द्वारा बनाया गया था। इट एक्सप्लेन्स international politics by focuses on the structure of the international system rather than human nature. According to neorealism, there is no world government above states, creating a condition of anarchy. Therefore, every country must ensure its own security and survival. States compete for power because they cannot fully trust other states. Neorealism emphasizes the importance of balance of power and national security. ये लाइन बच्चों हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि नियो रियलिज्म emphasizes the importance of balance of power and national security. It is one of the most influential theories in international relations and helps explain global conflicts and cooperation. Then हमारा second question है security dilemma.
Security dilemma is a situation in which a country's efforts to increase its security make other countries threatened. As a result, those countries also increase their military strength. This creates fear and mistrust among nations. Even when a state acts only for self defense, other states may see it as a threat. This can lead to an arms race and increased tensions between countries. The concept is closely related to realists and neorealists theories of international relations. The Cold War is often considered a classic example of the security dilemma in world politics. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल विलेज। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन तो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। ग्लोबलाइजेशन refers to the increasing interconnectedness of countries through trade, technology, communication, and cultural exchange. It has made the world more connected and interdependent. ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड को मोर कनेक्टेड बनाता है और इंटरडिपेंडेंट बनाता है। द टर्म ग्लोबल विलेज वॉज गिवन बाय मार्शल एमसी लुहान। तो बच्चों ये टर्म ग्लोबल विलेज मार्शल एमसी लुहान द्वारा दी गई थी टू डिस्क्राइब अ वर्ल्ड वेयर पीपल कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। Globalization has promoted economic growth, international trade and access to information. Globalization promote करता है economic growth को, international trade को and access to information. However, it has also created challenges such as economic inequality and cultural influence. Globalization ने चैलेंजेस भी क्रिएट करे जैसे इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। टुडे ग्लोबलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस बाय एनकरेजिंग कॉपरेशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बच्चों आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी तो बच्चों आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड को एनकरेज करके, कोऑपरेशन और इंटरेक्शन करके। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ट्रेटी ऑफ वर्सेल्स। द ट्रेटी ऑफ वर्सेल्स was signed in 1919 after the First World War between Germany and Allied powers. The Treaty of Versailles साइंड हुआ था 1919 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स में। द ट्रेटी ऑफिशियली एंडेड द वॉर and imposed several harsh conditions on Germany. Germany was forced to accept responsibility for the war, pay heavy reparations, and reduce its military strength. It also lost some of its territories. Many Germans considered the treaty unfair and humiliating. Historians को believe है बच्चों that these harsh provisions created dissatisfaction in Germany and contributed to the rise of Adolf Hitler and the outbreak of Second World War. तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। The clash of civilization is a theory proposed by Samuel P. Huntington. तो बच्चों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी सैम्यूअल पी हंटिंगटन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के हिसाब से फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स विल अकर मेनली बिकॉज of cultural and civilizational differences rather than political or economic reasons. Huntington divided the world into different civilizations. हंटिंगटन ने वर्ल्ड को डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डिवाइड करा जैसे वेस्टर्न, इस्लामिक, हिंदू एंड
Confucian civilizations. He argued that differences in religion, culture and values could become major sources of conflict. Theory became widely discussed after the Cold War. While some scholars support this view, others criticize it for oversimplifying international relations and cultural diversity. देन बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है द एंड ऑफ हिस्ट्री theory was proposed by Francis Fukuyama after the end of Cold War. The end of history theory फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा दी गई थी कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद. He argued that liberal democracy and capitalism had become the most successful political and economic system in the world. According to him, ideological conflicts between major political systems had largely ended. Fukuyama believed that liberal democracy represented the final stage of political development. However, many scholars criticized this theory because conflicts, terrorism, nationalism, and authoritarian governments continued to exist. Despite criticism, the concept remains an important topic in the study of international relations and political theory. तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेशन समझ आया होगा. अब अपना ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम अच्छे से कीजिएगा. अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कोड और एक नए टॉपिक के साथ.